देखो नाम से यहाँ पर पता चलेगा तो लोग को जर्मन का एकीकरण। पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे किसका एकीकरण? इटली का। इटली का एकीकरण में तुम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ था। आपको जान करके गहरा आश्चर्य होगा। एकीकरण के मतलब क्या है कि पहले से वह खंड खंड में क्या होगा? विभाजित होगा। अरे इटली में तो कम से कम 9 से 10 भाग आपको बताए थे। इसमें जब तुम देखेगा जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी जो तुम देख रहा है यह छोटे छोटे कहा जाता है कि लगभग कितने 300 प्रांतों में खंडित था। अब तू इतने से अनुमान लगाओ कि अगर कोई गांव है 4 भाग में फूट जाता है, जिसको तो एक करते करते हालत खराब हो जाता है। ये पूरा जर्मन जो है कितना प्रांत में? 300 प्रांत में 300 खंड में विभाजित है और 300 प्रांत को मिला करके एक करना है। मतलब ले दे के मामला बुझाइए रहा है। एक कड़ा चैलेंज है। अब यही चैलेंज को पूरा मन से एकदम ध्यान देगा, सुनेगा, तब वाला ये वाला स्टेप आज समझो क्लियर हो जाएगा। कोशिश करिएगा आप लोग अपने अंदर सॉफ्टवेयर डालने का, समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे आप लोग का पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं कि जर्मन के एकीकरण में प्रथम योगदान किसका रहा है? तो वह है नेपोलियन बोनापार्ट का। आपको याद होगा फ्रांस के क्रांति वाला बात, जब फ्रांस का क्रांति आपको सुना रहे थे उसमें बताए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने पहली बार गणतंत्र की स्थापना करने जा रहा था और इस प्रकार से उसका बढ़ते हुए कदम लगभग कई देश पर 26 देश पर आप लोग का उसका हम अधिकार वाला बात बताए थे। उसी में से एक है जर्मनी। उसको जर्मनी से भी निमंत्रण मिला था कि आइए आप अगर हमारे साथ, यहाँ के जनता जो था, जो भी सर्वसाधारण वर्ग का लोग था, नेपोलियन बोनापार्ट को मिलाया था, बुलाया था कि आप आओ। यहाँ पर आने के बाद आप अगर हमारे साथ मिल जाते हो तो बस हम मिल करके राजा को ठीक करेंगे। और इस कारण से नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ आया है और उसने सबको मिला करके लगभग आधे एरिया के बारे में बात करता है कि अधिकांश छोटे छोटे क्षेत्र को एकदम राष्ट्रवाद का भावना इसमें ला दिया है। ये 1812 ईस्वी का काल आप लोग को हम बताए थे और यह 1812 ईस्वी में ऐसा हुआ। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इधर से मेटरनी के गुटवादियों के कारण यह आखिरकार वापस फिर जा रहा है और जाने क्रम 1814 ईस्वी में चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट को मेटरनी के हाथों क्या मिला था? हार मिला था ना। तो ये बात आपको समझा कि स्टार्ट कर दिया था जर्मन में एकीकरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने। लेकिन अलग बात है कि उसका जो प्रयास रहा वो सफल नहीं हो सका, असफल रह गया था। इसलिए उसको हम लोग कभी कभी आता है कि जर्मन के एकीकरण में पोस्टमैन का संज्ञा किसे दिया गया है? पोस्टमैन माने डाकिया का संज्ञा किसे दिया गया है? यह डाकिया है नेपोलियन बोनापार्ट। कहा जाता है कि यह ऐसा डाकिया है जो चिट्ठी लेके चला तो था अपना बैग में, लेकिन अपन बैग में चिट्ठी लेके गया, वापस आने क्रम में वो बैग भी फटा हुआ था। सारा चिट्ठी पहुंचा कि रास्ते में गिर गया, रास्ते में गिर गया। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भैया यहाँ पर वो गया था राष्ट्रवाद का अलग जगाने के लिए, लेकिन जब यह वापस आता है तो जितना को वह एक किया था फिर से यहाँ विद्रोह चालू हो गया और फिर से खंड खंड में विभाजित हो गया है। तो ये बताओ, पहले जर्मन का बेसिक वाला बात आप लोग को रिव्यू कर दी, ये तो बताओ पता चला है। अब यहाँ के आगे से समझिएगा, थोड़ा समझो बात को। आपको याद होगा कि भैया 1814 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का चूंकि पतन हुआ और जस्ट एक साल बाद यानी 1800 में 15 ईस्वी में 1815 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक 48 ईस्वी तक कौन युग रहेगा? मेटरनिक युग। और वह मेटरनिक युग में क्या क्या आप लोग को होगा ये आपको बताए थे कि मेटरनिक फिर से क्या किया? तो राजतंत्र का ही स्थापना कर दिया। इसके क्रम में जो वह 300 खंड में 300 प्रांत में लगभग विभाजित था जर्मन, मेटरनिक युग जब आया, मतलब जब वियना सम्मेलन हुआ, तो वियना सम्मेलन के तहत इसको मतलब 300 खंडों को कुछ कुछ मर्ज करने के बाद और यह लगभग कितना 39 प्रांत में इसको बांट के रख दिया। तो एक बात तो आप लोग को समझ में आ गया कि भैया शुरुआत के काल में आता है कि लगभग कितना प्रांत 300 खंड में 300 खंडों में विभाजित था। लेकिन वियना सम्मेलन के तहत, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के तहत जर्मन में फिर कुछ कुछ छोटे छोटे प्रांतों को एक करने के बाद इसका लगभग कितना 39 राज्य बना दिया गया। अतः अब आपको समझना होगा कि 39 राज्य आप लोग का मिलेगा। लेकिन फिर भी 39 राज्य बना हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन बात क्या था 39 राज्य पर केवल जर्मन के शासक ही नहीं थे, बल्कि चूंकि वो बैठक में मेन आदमी कौन था? मेटरनिक। तब मेटरनिक अपने सुविधा अनुसार वहां पर काम किया है। अब सुविधा अनुसार के बात करेंगे तो यही आप लोग जो नीचे देख रहे हो, इसी ग्राफ को आपको मेन ध्यान देना है। 39 खंड में बांटा, उसमें से प्रमुख प्रमुख खंड ये था, प्रमुख प्रमुख क्षेत्र ये है।
जिसमें आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा स्टेट के रूप में कौन है, प्रसा है। और इसके बाद ऊपर के हिस्सा में सेल्सविक है, उसके हल्का नीचे यहाँ पर होल्सविक है, होल्सविक के बगल में कौन है, राइन है, बीच में कौन है, होनोवर है, इधर फ्रैंकफर्ट है, इधर बावेरिया है। पहले सबका लोकेशन फिट करना, तब ना नाम लेंगे तो तुम लोग के टावर धरेगा कि हाँ कौन किस पर अधिकार कर रहा है। अच्छा, ये मानचित्र को देखने से तुमको पता चल रहा होगा कि जर्मन की अगर पूरा बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एरिया किसका है, प्रसा का है। और यहीं से कहानी आप लोग का स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रसा को ही चाहिए था, प्रसा ही सबसे मजबूत होगा। प्रसा अगर चाहता तो प्रयास पहले हो सकता था ये करने का, क्योंकि बाकी सब जो राजा होगा वह छोटे छोटे प्रांत का राजा होगा, लेकिन प्रसा ये बड़े क्षेत्र का राजा है, ज्यादा पावरफुल यही है। इसलिए ले दे के मामला जो होगा वो किसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, प्रसा के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आपको हम एक बात बताते हैं कि जब यहाँ पर इस प्रकार से वियना सम्मेलन के तहत मेटरनिक युग जब आया तो आपको ध्यान रखना कि इसके तहत प्रसा में एक राजा बने जिसका नाम है क्या, फ्रेडरिक विलियम। नाम सबका ठीक चाहिए। यहाँ का शासक कौन बना, फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम को उधर से बहुत लोग चार्ज किया कि आप एक करो, आप उठो, सबको पूरा जर्मन एक है, अलग अलग खंड में बटा हुआ है, कैसे ऐसे काम चलेगा। इसको तरह तरह के प्रताड़ना दे करके एक करने के बारे में इसको चार्ज किया, लेकिन ये जो ठहरा रूढ़िवादी प्रवृत्ति का ठहरा। अब रूढ़िवाद देखो, कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड आएगा जिस पर आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर आपको कहना होगा फ्रेडरिक विलियम, आप ऑप्शन में आप लोग को देगा फ्रेडरिक विलियम का प्रवृत्ति था या वह किस विचारधारा का व्यक्ति था, तो आपको कहना क्या है, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मैंने समझ रहा, पुराने सोच के व्यक्ति। अभी भी कोई कोई के घर में गार्जियन जो होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। कभी कभी ऐसा सुना होगा कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, यदि मैंने पढ़ लिख गया तो ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो हमको ज़्यादा उसका खेवा खर्चा इधर उधर करना पड़ेगा। जब किसी घर में संस चल रहा कि भैया बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा बाहर घूमने देने के लिए नहीं चाहिए, बाहर ऐसे ही मत भेजना चाहिए, समझ जाओ वो जो गार्जियन है वो कौन वादी हैं, रूढ़िवादी हैं, पुराने सोच के व्यक्ति हैं। क्या अब मामला समझ में आ रहा है रे? यही है फ्रेडरिक विलियम, रूढ़िवादी है, जो परिवर्तन चाहेगा कि परिवर्तन नहीं चाहेगा। इसको हर बार यहाँ के जनता चार्ज कर रहा है कि आप उठिए, आप सबसे बड़े क्षेत्र का राजा हैं, आप चाहें तो पूरा जर्मन एक हो सकता है। फिर भी ये ठहरा रूढ़िवादी, इसको मन में एक ही चिंता है कि क्या दिक्कत है, हम इतने बड़े क्षेत्र का राजा हैं, यही सही है। पता चला कि हम उधर से गए, पता चला जो जर्मन प्रसा हमारे हाथ में, प्रसा भी हमारे हाथ से चला जाए। यही कारण है कि ये जब तक रहेगा फ्रेडरिक विलियम तब तक कोई प्रकार का उपाय नहीं चलेगा। अच्छा, ये बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा परेशानी जर्मन को अलग अलग होने से जनता से ज्यादा परेशान वहां का व्यापारी लोग था। वहां का कौन जी, व्यापारी। कारण क्या था, व्यापारी को हर जगह घूमना पड़ता है। हर जगह घूमने का मतलब है कि जब वह एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में जाए तो हर जगह उसको टैक्स देना पड़े। मैंने प्रसा से जैसे अगर आया बावेरिया में वहाँ टैक्स दो, बावेरिया से होनोवर गया वहाँ टैक्स दो, होनोवर से फ्रैंकफर्ट वहाँ टैक्स दो। मैंने पूरा उसको व्यापार करने का मतलब पूरा घूमेगा, और पूरा घूमने क्रम में हर जगह उसका वस्तु पर टैक्स ही लगता था। इस कारण से वह टैक्सेशन से मजबूर था। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे ज्यादा जो परेशान था वहाँ के जनता से ज्यादा परेशान कौन था, व्यापारी लोग था। इसलिए आपको जान करके आश्चर्य होगा, इसका परेशानी का एक और कारण था, यहाँ का मुद्रा कुछ चल रहा है, यहाँ का मुद्रा कुछ चल रहा है, बगल में मुद्रा कुछ चल रहा है, इसलिए मुद्रा हर बार उसको चेंज करना पड़ता था। समस्याएं तो होनी थी। इसीलिए आपको पता होगा कि यही व्यापारियों के द्वारा एक संगठन बनता है जिस संगठन का नाम है जाल्वेरीन। ये आपको ध्यान में रखना होगा। सब जगह के व्यापारी मिलकर के एक संगठन बनाता है, उस संगठन का नाम क्या है, जाल्वेरीन। आप लोग को प्रश्न में आएगा, जाल्वेरीन एक संस्था है सैनिकों का, व्यापारियों का, राजाओं का, या फिर आप लोग कहे मजदूरों का? बात समझा रहा है ना? तो जाल्वेरीन एक संस्था है, एक संगठन है, किसका, व्यापारियों का। और सब व्यापारी मिलकर के यह निर्णय लिया कि कहीं भी हम लोग के लिए अलग अलग मुद्रा नहीं चलेगा, मुद्रा सब जगह का एक होना चाहिए, और वही हुआ। यही कारण कि जब मुद्रा एक हुआ तब मुद्रा एकीकरण, और वही मुद्रा एकीकरण को हम लोग आर्थिक एकीकरण कहते हैं। तो आपसे प्रश्न में यह ध्यान में रखना है कि जर्मन में, यानी जर्मन में जो भी राज्य था, जो प्रांत था, उसका एकीकरण होने से पहले वहां कौन सा एकीकरण हुआ, आर्थिक एकीकरण हुआ। यानी आप लोग को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जर्मनी में पहली बार कौन सा एकीकरण, आर्थिक एकीकरण हुआ। किस संस्था के द्वारा यह एकीकरण हुआ, तो जाल्वेरीन संस्था के द्वारा यह एकीकरण हुआ। ये बात क्लियर हो गया? एक बार फिर से हम बता देते हैं।
देखो बाउंड्री चौहद्दी एकदम बांधते चलो। हमने कहा शुरुआत के फेज में पूरा जो जर्मन है वह कितने प्रांतों में, लगभग 300 प्रांतों में विभाजित है। इसमें राष्ट्रवाद का बीज पहली बार किसने बोया, तो कहना नेपोलियन बोनापार्ट ने बोया। लेकिन इसका प्रयास सफल रहा कि असफल रहा, असफल रहा। 1814 ईस्वी में अंततः नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद 1815 ईस्वी में कौन सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन। और वह वियना सम्मेलन के तहत पूरा जो जर्मन देख रहा था उसको खंड खंड, कुल कितना खंड में, 39 प्रांतों में बांट दिया गया। और 39 प्रांत में मेटरनिख की इस सोच में रहा कि हर जगह अलग अलग वंश का हम राजा बनाए। अलग अलग वंश का राजा बनाने का उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो बगले में था। अभी ना आपको बताए थे ये आपका जर्मन है, इसके जस्ट नीचे क्या है, ऑस्ट्रिया है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अब बगल में तक कोई नहीं चाहता कि हमारे पड़ोसी हमरा से ज्यादा बलवान हो जाए। कोई चाहेगा? हाँ, कारण कि उसको पता है कि अगर बगल वाला ये बलवान हो जाएगा हम ही पर दिक्कत पहुंचाएगा। अब बलवान नहीं होगा, उसके लिए क्या करेगा, उस सब को यहाँ पर जितने भी प्रांत में बांटेगा सबको एक ही वंश का आदमी नहीं देगा। कारण अगर एक ही वंश का राजा अगर दे देता, उसका विचारधारा मिलता, गुण मिलता, मिलजुल करके फिर एक हो जाता, हो सकता है ऑस्ट्रिया को तकलीफ मिलाता। यही कारण है कि सब सोचल समझल साजिश है। वहां पर यही होगा कि जितना प्रांत में बटेगा हर प्रांत में एक ही वंश का राजा है कि अलग अलग वंश का राजा, कहना सब प्रांत में अलग अलग वंश का राजा है। इस प्रकार से खंड खंड में विभाजित है। अगर एक ही रहता क्या दिक्कत था, आपस में मिल करके भाईचारा निभा करके एक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खैर उसके बाद हम क्या बताएं कि वियना सम्मेलन के बाद प्रसा का राजा कौन बना, फ्रेडरिक विलियम बना। फ्रेडरिक विलियम कौन वादी था, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी माने वह क्या परिवर्तन चाहता था, कहना वह अपने क्षेत्र में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। और इसने आपने बताया कि सबसे पहले व्यापारियों के द्वारा एक संगठन बना, उस संगठन को क्या कहते हैं, जाल्वे राइन संगठन। इसलिए जाल्वे राइन संस्था, जाल्वे राइन संगठन किसका संगठन है, व्यापारियों का। और इसके तहत सब जगह का मुद्रा अलग अलग रखा गया कि एक रखा गया, एक रखा गया, ताकि इसको व्यापार करने में उतना ज्यादा असुविधा ना हो। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जर्मन में सबसे पहले कौन सा एकीकरण हुआ, आर्थिक एकीकरण हुआ, माने पहले मुद्रा के लिए एकीकरण हुआ। यहां तक हमें लगता है बात समझ में आ गया। देखो इसी में आप लोग को बात आता है। अच्छा एक बात और है कि संस्था कब बना, इसलिए डेट आपको याद रखना रही। गेस करो, आपको जैसा पिछला बार पढ़ाए भी थे, आपको याद होगा 1834। देखो 1830 के क्रांति से बड़ा उबाल है मन मेरे। हर एक नागरिक के अंदर एक तरंग है। हम आपको बताए थे 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि फ्रांस का क्रांति समझो, फ्रांस में जो काम होगा, अगर फ्रांस में सर्दी हुआ तो पूरा यूरोपीय छीकेगा। इसका साफ उद्देश्य है कि जो क्रियाक्रम फ्रांस में होना है वो पूरा यूरोप में धीरे धीरे करके फैलना है। अगर फ्रांस में राष्ट्रवाद का भावना का उदय हो रहा है तो धीरे धीरे करके हर यूरोपीय देश में वह मामला आएगा। इसलिए 1830 से 31, उसके बाद आपको 34, इससे इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे कि 1830 में आप लोग बताया था फ्रांसीसी क्रांति हुआ। इटली के एकीकरण में बताए थे 1831 ईस्वी में यंग इटली का गठन हुआ। उसी में बताया था 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का गठन हुआ। और वही 1834 आप लोग को 34 ईस्वी के मामला याद रखना है। इसी समय जाल्वेरिन संस्था बना है। क्या यहाँ तक मामला ठीक है? अब इसको हटाते हैं, अगला प्रसंग सुनिए। केवल इसमें प्रसंग ही सुनना है और कुछ विशेष बात नहीं। जो एकदम कहानी को एक लाइनअप कर लिया उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसके बाद वाला में क्या सुनना है कि फ्रेडरिक प्रथम, जब भी आप लोग को या विलियम फ्रेडरिक का बात आता है तो इसका जो मृत्यु होता है 1861 ईस्वी। हालांकि 1848 ईस्वी तक जब तक मेटरनिख युग रहा है, मेटरनिख के पतन के बाद इसको फिर बोला गया है कि देखिए जो बनाया था वो तो चला गया, अब तो कम से कम आप उपाय लगाइए, कुछ उठिए, हम लोग साथ हैं। फिर भी प्रवृत्ति नेचर ही इसका ऐसा है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देता। अब तो उम्र भी ले चला है। यही कारण है कि जब तक ये नहीं डेथ करता है तब तक कोई प्रकार का परिवर्तन जर्मन में देखने को नहीं मिला है, जस के तस है। और अंततः वही फ्रेडरिक विलियम का मृत्यु कब हुआ, 1861 ईस्वी में। यहाँ कहानी का टर्निंग पॉइंट है। 1861 ईस्वी में जब फ्रेडरिक विलियम खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो इसके बाद प्रसा का एक नया राजा है, इसी का भाई, जिसका नाम है विलियम प्रथम। इसका नाम क्या है, विलियम प्रथम। लेकिन विलियम प्रथम जब राजा बनता है इसका सोच अलग है रे। यह रूढ़िवादी नहीं है, उतना क्या रूढ़िवादी था। इसका सोच है कि ना ऐसे काम चलने वाला नहीं है, पूरा को हम कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के बारे में सोच रहा है। इस सबसे पहले क्या किया, एक अच्छा विजन वाला व्यक्ति को चुना और उसका नाम क्या था, बिस्मार्क था।
याद रखना है कि यह विलियम प्रथम जो है वह एक चांसलर चुना और उस चांसलर का नाम क्या था, बिस्मार्क था। इसलिए कभी भी आएगा 1861 के पहले सिर्फ राजा है, उसका कोई प्रकार का चांसलर नहीं है। लेकिन 1861 में जब नया राजा विलियम प्रथम बनता है तो वह अपना एक चांसलर चुनता है और वही चांसलर कौन है, बिस्मार्क है। चांसलर जस्ट लाइक प्रधानमंत्री जैसा। हम लोग के यहाँ राजा नहीं है, हम लोग के यहाँ कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति जस्ट लाइक राजा के जैसा है और जो काम धाम देखने वाला है, कार्य का पूरा शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। वही चांसलर वाला पोस्ट है। अभी भी वहाँ राजा चलता है, चांसलर चलता है, हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति चलता है, उसका प्रधानमंत्री चलता है। ये बतवा आप लोग ठीक रखिएगा। अब यहीं से आप लोग को ध्यान देना होगा, जो इसको चांसलर बनाया गया बिस्मार्क को, तो इस पर ने अब ज्यादातर कहानी तुमको घूमेगा किसके इर्द गिर्द, बिस्मार्क के इर्द गिर्द। देखो एक बात और है रे, बिस्मार्क चांसलर बना, राजा विलियम प्रथम है, लेकिन वहाँ यहाँ जो नियम कानून बनेगा उसके लिए एक संसद है। जब तक संसद अपना अनुमोदन नहीं करेगा, जब तक संसद कुछ नहीं बनाता है, कानून पारित नहीं माना जाता। हालांकि पावर है राजा के पास कि हो सकता है कि संसद के से भूल हो सकता है, तो इसको इतना पावर दिया गया कि राष्ट्र हित में कोई भी ठोस कदम उठा सकता है। अभी कैसे संसद कुछ करेगा, राष्ट्रपति चाह लेगा कि नहीं उसको ठीक करना है, ये नियम लगा देना, यहाँ तक कि फांसी अगर किसी का पड़ गया है उसको अंतिम निर्णय से रोक भी लगा सकता है। वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो ऐसा आता है, इसके पास भी है कि ऐसे नियम तो बनाएगा संसद। अच्छा, वहाँ के संसद का नाम राइख स्टेट। कभी पूछेगा कि फ्रांस के संसद कौन सा है, तो राइख स्टेट। क्या ये बात आप लोग को याद रहेगा, यह राइख स्टेट है। लेकिन यह नियम कानून के लिए बाध्य है, लेकिन अगर चाहेगा राजा तो इसके परमिशन के बिना भी राष्ट्र हित में कोई नया ठोस कदम ले सकता है, इसके कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगला बात सुनिए, इतना तक ठीक ठाक हो गया। देखो जब बिस्मार्क ने चांसलर का पद धारण किया, इसके बाद आपको याद आता है कि यह जब देख रहा है पूरा को, इसको चूंकि यह लगी बनाया ही गया है कि आप चाहो तो इसको कैसे दिमाग लगाना है, कैसे करना है, तुम अपना दिमाग लगाओ। अब देखो इसी में आता है कि इसने एक नीति अपनाया, जिस नीति का नाम है रक्त एवं लौह का नीति। छोटे एग्जाम में तो यही क्लियर हो जाता है कि रक्त एवं लौह का नीति किसने अपनाया, बिस्मार्क ने। लेकिन इसके पीछे देखो इन नीति के मतलब आपको ध्यान रखना है क्या क्या है। सबसे पहला बात यह था कि इसने कहा बिस्मार्क ने कि ऐसे हम लोग एक नहीं कर सकते हैं, पहले हमको पर्याप्त मात्रा में सेना चाहिए। इसलिए पहले सेना का वैकेंसी निकालिए, सेना का बहाली निकालिए, तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। अब किसी से लड़ना है, पता चला सेना है ही नहीं, तो किसके बलबूते लड़िएगा, बतवा तो यहाँ आता है। तो यह संसद में पहले अनुमोदन दिया कि हमें सेना की जरूरत है, कृपया कर आप सेना बहाल करने का यहाँ प्रोसेस लगाइए, प्रक्रिया चलाइए, हमको सेना मिलना चाहिए। लेकिन संसद ने इस बात को खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया है, क्योंकि उतना राजकोष इसका भरा पड़ा नहीं है रे। अब तुमको कहा जाए घर में तुमको 3 वक्त के बढ़िया से खाना पीना नहीं मिल रहा है, और उसके बाद तू कहेगा हमको एगो बॉडीगार्ड चाहिए चलने में, बाहर बड़ी खतरा है, तो तुमको लगता है कि माँ बाप तुमको बॉडीगार्ड लेके देगा है? वो सीधा सीधा तुमको बताओ, खाने पीने में समस्या आ रही, पढ़ाने में तुमको तकलीफ है हमको, और तो एगो बॉडीगार्ड तुमको चाहिए, खारिज कर दिया। वही हालत इसका है। प्रसा का जो संसद है उसने सेना बहाली करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर भी कोई बात नहीं, हम तो पहले बताए राष्ट्र हित में चाहे तो राजा अपन पावर का इस्तेमाल कर सकता है। बिस्मार्क इसको भड़काता है, वो नहीं किया तो कहा है आपके पास पावर है, आप जैसे हो सके आप दूसरे चीज से कटौती करिए, आप हमको वेतन नहीं दीजिए वो चलेगा, लेकिन किसी तरह से आप सेना का टुकड़ी तैयार कीजिए। और इसी के चलते न चाहते हुए भी सेना को तैयार कर लिया गया है, कुछ कुछ सेना को यहाँ पर बहाली निकाल दिया गया है। यहाँ तक आप लोग को बात ध्यान रखना है कि संसद के खारिज करने के बावजूद भी यहाँ विलियम प्रथम और बिस्मार्क के द्वारा सेना तैयार कर लिया गया। अब जब जोरीमन सेना तैयार हो गया तो अब यहाँ से कहानी का अगला पॉइंट है कि स्टार्ट कहाँ से करें। अब तुमको पहले बताए कि इसमें यह प्रसा है, राइन की अगर बात आता है तो राइन राज्य की स्थापना चूंकि नेपोलियन बोनापार्टे करके गया था, है ना, अतः ये किसके कब्जा में है, तो फ्रांस के कब्जा में है। फ्रांस का जो वंशज है वो यहाँ के देखरेख कर रहा है। जबकि इधर वाला अगर हम बात करते हैं तो चूंकि इसके नजदीक सबसे कौन है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से इस पर प्रभाव बना रहता है, माने कहीं ना कहीं कमांड होते रहता है ऑस्ट्रिया के द्वारा। वो जब चाहता है जब अपना हिसाब से अपना उलूच सीधा कर लेता है। इसीलिए ये सोच रहा है प्रसा कि अगर हम फ्रांस का जो कब्जा वाला क्षेत्र राइन है उस पर डायरेक्ट कब्जा करते हैं या उससे लड़ते हैं तो हमारे पास उतना पर्याप्त सेना नहीं है कि हम उससे भिड़ सकते हैं। इसलिए पहले दिमाग लगा रहा कि कौन सा क्षेत्र से स्टार्ट किया जाए।
तो आप लोग को हम एक बात बताए थे कि यह जो प्रसा देख रहे हो, सॉरी, यहाँ जो जर्मन है इसके जस्ट ऊपर क्या है, डेनमार्क। कहा जाता है कि इसके जस्ट जो डेनमार्क हम देख रहे हैं, तब इस डेनमार्क में जो जाति का लोग रहता था, सेम टू सेम वही जाति के लोग को प्रवृत्ति देखा गया है। कहाँ, सेल्सविक में। यानी आपको कहना है कि डेनमार्क में जो जाति के लोग था, सेम वही जाति का लोग वास कर रहा था उसके बाउंड्री लाइन पर, यानी सेल्सविक पर। यानी इसका जाति जब इससे मिल रहा था, तो आपको हम पहले बताए कि अपना जमावड़ा सब खोज लेता है। अब यहाँ वही जाति के लोग रहे, यहाँ वही जाति के लोग है, इसलिए इसका इससे ज्यादा पड़ता था। इसलिए डेनमार्क क्या किया, जब कोई कुछ नहीं बोला तो डेनमार्क सेल्सविक पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। जब डेनमार्क सेल्सविक पर अधिकार किया हुआ था, तो चूंकि उस समय सब खंड खंड में था, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा था, तो वो देखा कि कोई कुछ नहीं है बोला, तो वह इसको भी लपेट लिया था। यानी आपको ले दे के बात समझना है कि बिस्मार्क के पहले कहा जाता है कि यह सेल्सविक, होल्सविक, ये दोनों पर किसका कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है। अब यही सोच रहा है बिस्मार्क, जब सेना उना बढ़ा लिया तो इसको लगा मौका अच्छा है, कहीं ना उसी से स्टार्ट किया जाए। क्योंकि वो जान रहा था कि जर्मन का हिस्सा है सेल्सविक, जर्मन का हिस्सा है होल्सविक, तब वही दोनों का पहले सोच रहा था कि अपना हो जाए तो मामला ठीक ठाक होगा। और यही करते करते आपको हम बताए थे एक इंपॉर्टेंट डेट है 1864 ईस्वी। ज्यादा टाइम नहीं लिया रे, आपको पता होगा 1861 में बिस्मार्क चांसलर बना है और 1800 में 64 ईस्वी में यह एक नया कारनामा करने जा रहा है। 1864 ईस्वी में किया क्या, तो डायरेक्ट हमला नहीं, तालमेल बना लेते हैं। अभी हमारे पास उतना सेना नहीं था, डायरेक्ट हो सकता है गए लड़ने के लिए, पता चला हार गए तो मामला बेकार हो जाएगा। एक तो इतना हिम्मत से संसद के न कहने पर भी हम लोग इस प्रकार से सेना की बहाली कर लिए हैं, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मामला लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए पहली बार बिस्मार्क क्या सोच रहा है, तो जो सबसे बड़ा शक्ति इधर ऑस्ट्रिया के रूप में है, आपको भी बताए थे 15 से 48 तक लीड क्या है यूरोपीय देश के लिए, ऑस्ट्रिया। इसलिए ऑस्ट्रिया भी अपने आप में मजबूत है, तो वह ऑस्ट्रिया से तालमेल बनाता है बिस्मार्क। कहता ऐसा है कि वह दोनों क्षेत्र हमारा ही था, लेकिन डेनमार्क ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अगर आप साथ देंगे आराम से उसको हम जीत सकते हैं। बोला मेरा फायदा क्या होगा भाई, तो आपका फायदा होगा ना, दो दो प्रांत है, जब दो दो प्रांत है जीत जाएंगे तो एक आपका होगा एक हमारा होगा। ये भी सोचा कि मौका अच्छा है, क्या दिक्कत है, किसी को सहयोग करने से अगर आधा आधा पार्टनरशिप बन रहा है मौका अच्छा है। इसलिए ऑस्ट्रिया ने हामी भर दिया कि चलो कोई नहीं, साथ चलते हैं। और वही 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के सहयोग से बिस्मार्क ने जैसे ही उस पर हमला किया, युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ रे, केवल वो देखा कि दोनों का संयुक्त सेना आ रहा है। डेनमार्क को क्या दिक्कत था, वो आराम से अपना बोरिया बिस्तर लिया भाग गया, मतलब देखने मात्र से ही वो भाग गया है। इससे सबसे ज्यादा दुखी कौन है, ऑस्ट्रिया की बिस्मार्क। सबसे ज्यादा दुखी बिस्मार्क है, काहे दुखी बतिया पता चल रहा है। अब तुम कहीं कहता है कि नहीं एगो लड़का का एकदम ठीक करना है, चलो उसको पीटना है, और तू बदले में क्या किया है, 4-5 वो एकदम वीआईपी वॉलंटियर के लेके आया है, सबको भाड़ा पर लेके आया है कि चलो ना उसको ठीक करना है, तुमको इतना देंगे, तुमको इतना देंगे, इस प्रकार से कह के लाया। अब पता चला आया, वो देखा इतना आदमी भाग गया, वो देखिए कि भाग गया, तो तुमको गुस्सा बढ़ेगा ना कि यार हम इतना खर्चा करके इसको भाड़ा पर लाए थे, एको नहीं पिटेबो नहीं किया, भाग गया, अब इसको खर्चा भी करना पड़ेगा। तब वही हालत बिस्मार्क का है। बिस्मार्क सोचा कि तो देखिए कि भाग गया, नहीं लाते जीतिए जाते आराम से, इतना जब डरपोक था आराम से होता जीत जाते। इसलिए अब तो देना पड़ेगा है, फिर भी शर्त के हिसाब किताब से। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप गेस करिए, 2 क्षेत्र में देने वाला बात है ना, खड़ा होइए आप, हाँ देख लेते हैं। बाय द वे आप बिस्मार्क के जगह पर रहते, ये आपका क्या है, सेल्सविक है, ये क्या है, होल्स्टीन है या होल्सविक है, ये दोनों में से कोई एक राज्य देना है किसको, ऑस्ट्रिया को। आप गेस करो ये दोनों में आप किसको देते, होल्स्टीन को देगा या सेल्सविक को देगा। तीसरा दिमाग लगा रहा है, चलो बैठा, चलो बताओ टिंकू बताइए तो किसको दीजिएगा, होल्स्टीन को। कारण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भैया ये क्या है, प्रसा है, अब प्रसा के सबसे वीरियम कौन है, होल्स्टीन है, होल्स्टीन है नहीं रे, तो इसको आराम से क्या करेगा, दे देगा।
और इसके बाद ऊपर क्या है, सेल्सविक है, सेल्सविक को नहीं देगा। अच्छा ये बतिया पहले तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग को मैटर समझ में नहीं आ रहा। अभी हम क्या बताए, ले दे कहानी क्या सुनाए कि ऊपर जो तुम देख रहा था ये वाला इलाका जो सेल्सविक का है, वो यहाँ पर डेनमार्क का जो जाति था उसके लोग रहते थे। यानी इसका जो कल्चर है वह डेनमार्क के साथ मिलता है कि प्रसा के साथ मिलता है, डेनमार्क के साथ मिलता है, तो ये इसका प्रजाति का है। लेकिन इसके जो बगल में था होल्स्टीन, होल्स्टीन इसका दोनों का सेम प्रारूप है, सेम कंडीशन है। फिर भी आपको जान करके गहरा आश्चर्य होगा कि बिस्मार्क इसको अपने ही जाति के लोग को न रख करके, अपने ही जाति को न रख करके इसको साथ रखा और देने के बाद आया तो होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब तुमको लगेगा कि भैया ऐसे काहे किया, अपन आदमी के त्याग दिया और बाहरी आदमी के रख लिया। ये होता है, सब राजनीतिक है। राजनीति में क्या है कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि इतना पूरा हिस्सा है, इसमें आपको हो सकता है आपका 2 आदमी है, पता चला 2 आदमी में एक गैर है और एक अपना है, किसी एक को तुमको दूसरे के यहाँ 20 दिन लगी भेजना है, ज़्यादा नहीं 20 दिन लगी, तो करेगा क्या, अपना आदमी को भेजेगा कि गैर आदमी को भेजेगा, अपना आदमी को। कारण क्या है कि अगर तू गैर आदमी के भेजा, वो तो पहले से तोर गैर है, वो जन्ने जाएगा ओकर हो जाएगा, इसलिए गैर आदमी को वहां नहीं भेजेगा, गैर आदमी को अपने पास रखेगा, मार पीट के उसको ठीक कर, कैसा हूं करके उसको ठीक कर लेगा। लेकिन जो अपना आदमी है उसको जान उसके क्या करेगा, भेज देगा। अपना आदमी को भेजने से फायदा ये होगा कि जब ये चाहेगा, जब एनएस उसको चार्ज करते रहेगा, मौका पाने पर उसको भी हड़प लेगा। ये बात आप लोग का समझ में आया। यही कारण है कि यह बिस्मार्क जो था, जब ऑस्ट्रिया के मदद से डेनमार्क को हरा दिया, अब देने की बात है कि सेल्सविक और होल्स्टीन में किसको देगा, तो वह होल्स्टीन को ही क्या कर दिया, त्याग दिया, यानी होल्स्टीन को दे दिया और सेल्सविक को रख लिया। इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा कि अब 1800 ईस्वी में, 64 ईस्वी में यह जो सेल्सविक देख रहे हो इस पर प्रसा का कब्जा हो गया, और 1864 ईस्वी में ही यह जो होल्स्टीन देख रहे हो इस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। अब कहानी का नेक्स्ट प्रसंग है, बड़ा दिलचस्प मुड़वार आ रही। ये बिस्मार्क इसको ऐसा ही नहीं समझो, इसको बनाया गया है तो इसको कुछ ना कुछ इसके पास कारण है। अब अगला कहानी का नया मोड़ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा ठीक ठाक होगा। केवल सुनते रहिए, आप लोग का मामला ठीक ठाक हो जाएगा। देखो देखो, देने का बिस्मार्क ने होल्स्टीन को तो उसको दे दिया है, लेकिन देने के बाद अभी अखबार के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से अब यह वहाँ के जनता को भड़का रहा। अब भड़काएगा तब सुनेगा भी, कारण वो अपन आदमी की गैर आदमी है, अपन आदमी है। अब देखो बाहरी, अगर कोई बाहरी उपनिवेश बनाता है ना, तो ये नहीं कि वहाँ रहने के लिए, तुमको लगता है भैया ऑस्ट्रिया का लोग, ऑस्ट्रिया वाला जब होल्स्विक पर कब्जा कर लिया तो हम मकान उकान बने, कुछ नहीं। दूसरा अगर दूसरे पर अधिकार कर रहा तो उसका एक ही कारण है कि जिस पर उसका अधिकार है वहाँ के खान से जो भी उसको लाभ वाला चीज़ रहेगा, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, कच्चा तेल हो, ये सब निकाल करके अपन झोली भरेगा। मतलब कब्जा करने का मतलब समझ में आ रहा है। ये नहीं कि यहाँ है भैया, यहाँ क्या करने जाएगा, तबादी बढ़ेगा तो वहाँ धर आएगा, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ का जो भी महंगा महंगा खनिज संपदा होगा उसको उठा करके सब यहाँ लाएगा, ये उद्देश्य रहता था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया जब सोचा कि नहीं, अब जब होल्स्विक हमारा हो गया है, अपन सेना उना सब वहाँ भेज दिया कि चलो जाओ वहाँ पहरेदारी दो, अब वहाँ के जो भी खनिज संपदा है उस पर मेरा अधिकार है। अब वहाँ खनन करने लगा। अब खनन वनन जब करने लगा तो इधर से अब भड़काऊ भाषण दे रहा फिर से बिस्मार्क रे। बिस्मार्क अखबार के माध्यम से कह रहा है कि जर्मन का जो जाति है वो दुनिया का सबसे बेस्ट जाति है और यह किसी का भी शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये बतिया का मतलब समझा। ये बार बार अखबार के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से ये भड़काने का काम कर रहा है कि जर्मन जो जाति है, प्रसा के जो जाति के लोग कहीं भी हैं, ये दुनिया का सबसे बेस्ट जाति है और ये सब समझता कि वह किसी का भी शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकता है। होल्स्टीन को इशारा ही इशारा में कह दिया कि तुम ये नहीं समझना कि हम तुमको ऑस्ट्रिया के हाथों बेच दिए हैं, ऑस्ट्रिया को दे दिए हैं, तुम तब भी हमारा था, अब भी हमारा है, जब मौका मिलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमको ज़्यादा शोषण बुझा रहा है बस थाना पर, उसका सैनिक पर हमला कर सकते हो, क्या दिक्कत है। उसको तो यही कहे बर दे था। जब इधर से प्रधानमंत्री चांसलर बोल रहा है कि हम लोग का जाति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जाति है, हम किसी का शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आई हर बार हमारा शोषण कैसे कर रहा है, ये हर बार यहाँ से निकाल रहा है, तो इस तरह के बात पा करके यहाँ पर अब गृह विद्रोह होने का खतरा बढ़ रहा है। आपको यहाँ तक भी आता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने जब चांसलर से पूछा कि आप कह तो रहे कि विद्रोह कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर सेना अगर पहुंच गया तब
कहेगा कोई बात ना, तो उसके लिए फिक्र ना कर, हमारे जब भी तुम्हारे यहाँ से ना जाएगा तो हमारे रास्ते से होके जाएगा, हम उसको जाने के लिए ही नहीं देंगे। कैसे होगा? और यही कारण था कि इतना कहना कि यहाँ पर गजब तरह का यहाँ पर तरंग उत्पन्न ले रहा है। और यही कारण था कि ज़्यादा नहीं 1864 ईस्वी में दिया ही था, 1864 से विद्रोह भी स्टार्ट हो गया। वह विद्रोह इतना चरम रूप पर लिया कि वहाँ के सेना की हालत खराब है। सेना कह रहा है कि जल्दी से अपना सेना भेजिए, न तो ये तबाह कर देगा। और यही कारण था कि इधर से अब 1821 ईस्वी में 66 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का पूरा सेना एकदम लैस है किस पर हमला करने के लिए? होल्स्टीन पर। और जब वह होल्स्टीन पर हमला करने के लिए तैयार है तो चूंकि इसका जब मैप आप लोग देखिएगा तो ले दे के यहाँ पर ऑस्ट्रिया का रूपरेखा ऐसा है कि उसको जाने के लिए प्रसा का ही एरिया का सहारा लेना पड़ेगा। और जब इसका पूरा सेना लैस है कि हम जाएंगे तो प्रसा वहाँ रोक रहा, खबरदार तू हमर जमीन से नहीं हो जा सकता है। मतलब ले दे के बतिया उतने आ गया। अब ये भी कर रहा है कि रे ये कौन बात हुआ, संधि के अनुसार से तू ही कहा था कि होल्स्टीन तुम्हारा है, सेल्सविक हमारा है, तो फिर जाने कहाँ दे रहा है? बस विस्मर करा, लटपट हम नहीं जानते हैं, हमार जमीन से नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये तो वही वाला बात हो गया कि भैया 100 बीघा वाला जमीन आधे रे, उसने सुनाए थे कि कहते 7-7 लड़िए, 10 बीघा तुमको दे देंगे, 90 बीघा हमरे। लेकिन 10 बीघा करने से दिया, बीचे से दे दिया। अब जब बीचे से 10 बीघा दे दिया वादा के मुताबिक, बेचारा जिसको मिला था लगाया गया। अभी जब काटे के बारी आया कहा कुछ नहीं, हम जा ही नहीं देंगे। तो ठीक है मुड़ के जाएंगे, अगर मुड़ के जाएगा तो ऊपरे मार के गिरा देंगे। हमर जमीन में है, तू नहीं जा सकता। अब तुम जानो कैसे काट के उसको लाएगा। तुमको लगता है कि शांति है? नहीं, युद्ध तो होने हैं। यही चलते अब ऑस्ट्रिया यहाँ पर लग रहा है कि यार तो संधि किया था हमारे साथ कि होल्सविक तुम्हारा होगा, सेल्सविक हमारा होगा, तो फिर हमको वहाँ कहाँ जाने दे रहे हो? हम ऊपर से जाएंगे, ठीक है ऊपर से जाओ, लेकिन हमको अगर निशाना में आ गया तो हम ऊपरे मार कर तुमको गिरा देंगे। यही कारण था कि आपको अब ये बातें समझ आ रहा है ना। तो इतना तक करने के बाद आपको यही जब 1866 ईस्वी की काल आता है तो बाद में होने से भिड़ेगा। पहले प्रसा और ऑस्ट्रिया में भी आमना सामना हो रहा, और यही युद्ध कहलाएगा कौन युद्ध? सेडोवा का युद्ध। आपसे प्रश्न आएगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। क्या इतना बता रहे? अब देखो वहां से कनेक्शन जोड़ो। इटली के एकीकरण में क्या सुनाए थे कि याद होगा कि इटली का सब भाग मिल गया था, एगो खाली बचल था रे वेनेशिया। वेनेशिया फिर भी केकर कब्जाम था? ऑस्ट्रिया के कब्जाम था। अब तुमको बढ़िया समझ आ रहा है भैया, समझ गए कि यही ऑस्ट्रिया है जो 1866 ईस्वी में उलझ गया है किसके साथ? प्रसा के साथ। अतः इसको सेना का ज्यादा जरूरत है ऑस्ट्रिया को बचाने में, इसलिए जो इसका कब्जा इटली के वेनेशिया क्षेत्र पर था वहां से अपना सेना मंगा लिया घर को बचाने के लिए। इसलिए जो इटली के शासक था वह इसको क्या कर लिए थे? मिला लिए थे। अब बतिया समझ में आ रहा है ना कि वेनेशिया जो था इटली का वेनेशिया जो था इटली के एकीकरण में, यानी इटली में कब शामिल हो गया था? 1866 ईस्वी में। क्यों शामिल हो गया था? क्योंकि स्टार्ट हो गया था सेडोवा का युद्ध। किसके किसके बीच स्टार्ट हुआ था? प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। वेनेशिया जो था उस समय ऑस्ट्रिया के ही कब्जा में था, इसलिए वेनेशिया उससे क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्या अब लगता मामला समझ में आया? कल बोले भी थे कि आप लोग को जब जर्मन का एकीकरण चलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि काहे वेनेशिया छूट गया। क्लियर है? चलिए अब कहानी का एक नया मोड़ है, फिर से आगे ध्यान दो। हमें लगता है यहाँ तक बात आप लोग समझे होंगे। नहीं समझा है ना? अब नहीं समझा तब भगवान के नाम दो, और कोई उपाय नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। चलो अब यहाँ के बाद से अब तुम समझ ही रहा है कि जब 1866 ईस्वी का प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ, आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा, सबके निगाह टिकल है युद्ध पर। कारण कि आपको ऑस्ट्रिया जो था, आपको पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के समय में 21 प्रकार से पूरा यूरोपीय शक्ति को मिला करके उसका पतन किया था। इसका मतलब साफ है कि ऑस्ट्रिया अपने आप में जबरदस्त वहां पर एक प्रकार का देश था, मजबूत देश था। तो सबके निगाह टिकल है। हालांकि सब सुनिश्चित भी था कि रे प्रसा छोटा है, ऑस्ट्रिया पूरे यूरोप को उस समय लीड कर रहा था, पक्का कौन जीतेगा? ऑस्ट्रिया ही जीतेगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि युद्ध का परिणाम निकला तो पता चला किसने जीत गया? प्रसा ने जीत गया। ये तो बिल्कुल मैच फिक्सिंग वाला बात हो गया। सबके लग रहा 99% आशा है इंडिया जीतेगा, और लास्ट में ऐसा पता चला 1% में था कि नीदरलैंड जीतेगा, और ऐसा हालत हुआ कि इंडिया हार गया और नीदरलैंड जीत जाए। ये तो आश्चर्य की वाला बात है। वही हालत यहाँ हुआ। ऑस्ट्रिया को सबका ध्यान था ऑस्ट्रिया ही जीतेगा, मजबूत है, प्रसा कमजोर है, हारेगा। फिर भी
बिस्मार्क की कूटनीति के सहारे आखिरकार प्रसा जो है ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर ही लिया। और सेडेवा का युद्ध आएगा कि सेडेवा का युद्ध किसने जीता? फ्रांस ने जीता। किसका हार हुआ? तो ऑस्ट्रिया का हार हुआ। इसके पीछे कारण है वही कूटनीति वाला। हम जान कितना सिखाते चलते हैं, लेकिन तुम लोग के लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा बीपीएससी में भी जब लॉन्ग लिखने के लिए देता है रे, तब पूरा जिसको कहानी मन से सुनल रहता है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता ऑप्शनल ले लेने पर। जब उसको 5-5 पन्ना और 6-6 पेज लिखने के लिए आता है, एकदम कलम रखता है, लास्ट करता है, तब बुझाता है कि चले थे छोटा लिखने के लिए, गलती से लंबा हो गया। ऐसे तू रटना चाहेगा तो सब दिन कहेगा इतिहास बड़ा लंबा लंबा होता है। क्या लंबा होता है? तो खुद से लिख सकता है। चलो आगे सुनाते हैं। इसका कूटनीति क्या था बिस्मार्क का? देखो इस सब जानता था बिस्मार्क कि इधर फ्रांस बहुत मजबूत शासक है, यहाँ रूस बहुत मजबूत शासक है, हो सकता है हम ऑस्ट्रिया पर जाए हमला करने के लिए और गलती से उसका सहारा दे दे फ्रांस, क्योंकि आपको पता था कि फ्रांस के सहारा के बिना कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है, सब में फ्रांस का हस्तक्षेप है या फिर रूस का हस्तक्षेप है। इसीलिए पहले अपना कूटनीति का सहारा लिया कि उधर पहले फ्रांस गया, उधर का शासक नेपोलियन तृतीय था, उसको कहा कि आपको याद है ना क्रीमिया का युद्ध? जी याद है। ये है जब आप और रूस मिलकर लड़ रहे थे तो यही ऑस्ट्रिया है जो एकदम देख रहा था, बैठ के देख रहा था, आपका मदद नहीं किया था। क्या कहते हैं, अभी हम उसको सरियाने जा रहे हैं, आप अगर कहिएगा कि तो उसको ठीक कर देते हैं, आप भागी नहीं बनते हैं। उधर से फ्रांस भी कहा कि बिल्कुल ठीक है कहा, जब हम लड़ रहे थे तो वो तमाशा देख रहा था, यही कारण है कि उसने कहा कि जाओ तुम ठीक करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मना लिया। फिर ऊपर जाता है रूस, क्योंकि रूस भी एक महाशक्ति है। रूस को भी बिल्कुल वही बतवा बोला कि तुम जब क्रीमिया का युद्ध लड़ रहा था उधर से 3-4 गो आया था, तुम अकेले पड़ गया था, इसके साथ तुम्हारा संधि भी था, फिर भी तुमको साथ नहीं दिया। अब तुम बताओ उसको मार के अगर जाकर भी ठीक करेंगे, कुछ ना बोलेगा, वो भी हामी भर दिया कि यार हमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसको मारो हेरावो ठीक कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दोनों तरह से सपोर्ट मिलिए गया रे, फ्रांस भी हाथ खड़ा कर कि हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ठीक है कर दो, रूस भी कह दिया ठीक है कर दो। यही कारण है कि यही कूटनीति के सहारा लेकर के आखिरकार बिस्मार्क ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? हरा दिया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब यह आप लोग को यहाँ तक बात आपको ध्यान में आ गया, तो अब कहानी का एक नया प्रसंग है। अब सबसे टेंशन में कौन है? फ्रांस है। कारण कि यह जो प्रसा देख रहा था, जो इतने था, खुद से ऐसे भी बड़ा था, अब ऐसा हो चला है कि होल्स्टीन भी इसी का है और सेल्सविक भी इसी का है। अब इसका ताकत पहले से घटा है कि बढ़ा है? अब तो एक ताकत और बढ़ल है रे। हाँ, तो अब कहानी का नया प्रसंग, ये आपका क्या है? जर्मनी, बगल में क्या है? फ्रांस, और बगल में कौन था? स्पेन। क्लियर है? इधर कौन था? डेनमार्क, यहाँ पे कौन था? रूस, और यहाँ पर बताए थे क्या था? ऑस्ट्रिया, और इसके नीचे आप लोग का था इटली। यहीं तक था ना? हाँ, इसमें 1866 ईस्वी तक बता दिए कि प्रसा के साथ जो है कौन कौन हो गया है, तो कहना सेल्सविक, होल्स्टीन सब इसका हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? अब कहानी का नया प्रसंग है। देखो इधर आप लोग का फ्रांस चल रहा है, जब इसका बढ़ते हुए ताकत कोई अंदाज कर रहा है तो लग रहा है कि ये मामला उल्टा पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इतना तेज हो जाए, क्योंकि कर गोतिया नहीं रे, सब चाहता है कि हमारे गोतिया तेज ना हो, कारण कि गोतिया आगे बढ़ जाएगा तो कखने छजा गिरा देगा, एक कोई गारंटी नहीं है। घरों में देखते होंगे अगर गोतिया मजबूत है, नहीं होने जमीन छूटल है, मंजौड़ी 4 फीट की छजा निकाल देगा। ये सब लड़ा झगड़ा देखता कि नहीं देखता? बिल्कुल वही वाला बतवा है कि फ्रांस के बगल में है जर्मनी, कहियो नहीं फ्रांस चाहेगा कि हमारे गोतिया हमारा से बड़ा हो जाए। यही कारण है कि ये अभी टेंशन में था कि इधर एक मजबूत शासक हो गया है, कि एक इसको दुख भरी कहानी और आ गया। इधर स्पेन में रानी चला आ रहा था कौन? इसाबेला, याद है? वह इसाबेला से इतना खफा है नागरिक कि इसको दम हटाने का फैसला ले लिया है, हटाने का फैसला ले लिया। और इसाबेला को हटाने का फैसला लेने के बाद यह एक नया व्यक्ति को नामित किया है। वह नया व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि इधर का जो राजा था फ्रेडरिक प्रथम, उसी के रिश्तेदार था। अब तुम खुद ही अनुमान लगाओ कि ये खुद फ्रेडरिक यहाँ पर विलियम प्रथम है, इसी के रिश्तेदार को यहाँ का अब नया रूप से राजा बनाया जा रहा है, तो इससे फ्रांस का चिंता और घटेगा क्या और बढ़ जाएगा? अरे तुमको ये बाय द वे खेत है, अब पहले से पता रहे कि इधर जो गोतिया है पूरा शक्तिशाली हो गया है, पहले से टेंशन में कि कखने छजा गिरा देगा अगर कोई पता नहीं है। अब पता चले कि इधर वाला जो खेत बिक रहा था वो कोई और नहीं ले रहे हैं, इसी का रिश्तेदार ले रहे हैं, तब मामला तो और टेंशन वाला है। अब होगा क्या? दोनों के दोनों अपन रिश्तेदारे है, इधर से भी आरी काटेगा,
इधर से भी यार काटेगा, फिर काटेगा, फिर काटेगा। मामला समझ में आ रहा है ना? एकदम बेचारा के सतैले रहेगा। यही कारण से ई साफ मना कर रहा है कि तुम ईसाबेला का हटा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दूसरा कोई को बना दो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका रिश्तेदार वहां का शासक नहीं होना चाहिए। कहा चलो यार करा नहीं होगा, क्या दिक्कत है? फिर भी इसको भरोसा नहीं है तो यह मांग रहा है अब लिखित। इस सबसे पहले राजदूत के द्वारा, राजदूत के सहारे एक लेटर जारी किया है कि आप जाओ फ्रांस में विलियम प्रथम के यहाँ। पहले से हमारा संदेह ये है, जब वो ऑस्ट्रेलिया से लड़ने जा रहा था हमसे पूछ के गया था, अब राजा बनेगा तो हमारा बगैर बन जाएगा, इसलिए पहले वहाँ जाके कह दो कि कुछ हो जाए वहाँ स्पेन का राजा तुम्हारा रिश्तेदार नहीं होगा। विलियम प्रथम भी सोचा यार काहल खतरा हम ले, फ्रांस टॉप पर है, यूरोप का सबसे बड़ा शक्ति है। सिग्नेचर कर दिया। उस सिग्नेचर से सबसे ज़्यादा खफा कौन है? बिस्मार्क। कहा ये आप का कहे, हम जे चलते सोच रहे थे आप तो एक कमी बने नहीं देते। कहा यार छोड़ो क्या दिक्कत है, उससे हम कहा लड़ा झगड़ करें, हमको तो इसको एक करना है। कहा चलिए कोई नहीं, आपका राजा का पावर था सिग्नेचर करने का, आपने सिग्नेचर कर दिया, अब आपका वैल्यू खत्म हुआ। ये क्या किया? अखबार के सहारे नया न्यूज फैला दिया कि यह देखिए फ्रांस का राजदूत आया, जबरदस्ती राजा को धमकी दिया गया, जबरदस्ती हस्ताक्षर करा के ले गया। मामला तो उल्टा है रे। बात समझ में आ रहा है ना? सेम टू सेम जितना तुम बात सोच रहे हो बिल्कुल वही सब बात है। अब तुम बताओ, यहाँ से ऐसा ऐसा न्यूज फैला दिया कि अपना पावर का इस्तेमाल किया, शक्ति का इस्तेमाल किया, जबरदस्ती राजदूत के जरिए राजा से सिग्नेचर करा करके लेकर के चला गया। अब एक जो नीचे जो बाकी सब एरिया तुम देख ही रहा है, होनोवर है, फ्रैंकफर्ट है, बावेरिया है, ये सब जब ये सब न्यूज़ सुन रहा है तब पूरा एक खून उबाल पर है कि अरे ये कैसे होगा? जब हम कह रहे हैं कि हमारा ये राजा है, अलग अलग है तो क्या है, फिर भी हम लोग तो जर्मनी का हिस्सा है, हमारा जो राजा है उसको डरा धमका देगा। अब ये नीचे से पूरा ऊपर लेटर जा रहा है कि आप चिंता नहीं करिए, आप एकदम आदेश दीजिए, हम अलग अलग राजा हैं तो क्या हुआ, हम आप ही के साथ हैं, आप हमारे मुख्य राजा हैं। बिस्मार्क यह तो चाह रहा था कि किसी तरह से पूरा में आवे। इधर से फ्रांस को भी लगने लगा कि यार दुनिया के हम चराते हैं रे, और तू हमरो पढ़ा दिया। यही कारण आपको बताएंगे कि 1821 ईस्वी में 70 ईस्वी में यही फ्रांस वर्सेज यही जर्मनी, फ्रांस वर्सेज जर्मन 1870 ईस्वी में एक युद्ध होगा, और वही युद्ध का नाम है सेडॉन का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? सेडॉन का युद्ध। और सेडॉन का युद्ध भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आखिरकार जीत किसका हुआ? जर्मन का ही हुआ। कारण वही है, रूस सहायता करता था, रूस देने चल गया, पहले मिलने लगी कि क्रीमिया का युद्ध याद है? तो जी याद है। आपको ठीक किया था फ्रांस, क्या कहते हैं वो, आप तो बदला पूरा नहीं किए, लेकिन हम करने जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ? तनाना हमारा कोई तकलीफ, हम तो चाहते हैं कि तू हमारा प्रतिशोध ले। और यही कारण था कि फ्रांस ने ये जो जर्मन है ये फ्रांस को ठीक कर दिया। यहाँ भी कूटनीति का सहारा लिया है। और फिर से जोड़ते हैं इटली के एकीकरण से। याद होगा इटली के एकीकरण में सब मिल गया था, लेकिन पोप वाला इलाका अभी भी बचल था, और वो पोप पर सुरक्षा का गारंटी के लिए था फ्रांस, इसलिए फ्रांस का सेना इटली के पोप वाला क्षेत्र में था। अब जब 1870 का युद्ध स्टार्ट हो जाए, सेडॉन का युद्ध, तब पहले फ्रांस अपन घर न देखेगा जी। यही कारण था कि यहाँ से फ्रांसीसी सैनिक जैसी हटेगा पोप से, तब फिर इटली पूरा का पूरा जो पोप वाला हिस्सा है उसको वही इटली में मिला लेगा। यही कारण कि वहाँ पर लिखाए थे, समझा दिए थे कि पोप का जो क्षेत्र है 1870 ईस्वी में इटली में शामिल हो गया। अब वहाँ पर कोई युद्ध नहीं करवाए थे, कारण क्या था पता चल गया ना, क्योंकि तो अपने युद्ध 1870 में सेडॉन का युद्ध हो रहा, फ्रांस वर्सेस किसके बीच? जर्मन के बीच। इसलिए फ्रांसीसी सेना यहाँ से हट गया, अपने आप ये जो पोप वाला क्षेत्र है वह मुक्त हो गया था। तो अब ये बतिया जो आप लोग का रहा है समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से बात से आप लोग को याद रखना है कि यही 1870 ईस्वी में लगभग कहा जाता है कि युद्ध एकदम हारिए गया था। इसका पता चलता लगभग 1 साल तक युद्ध चला रहे। 1821 में 71 ईस्वी में एक संधि होता है, वही संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट की संधि में फ्रांस ने हार स्वीकार कर लिया, और हार स्वीकार करने के बाद जो इसका इधर वाला क्षेत्र था राइन वाला, सब जर्मनी बोल रहा है कि हमारा ही है, अतः पूरा के पूरा जर्मन को क्या कर लिया गया? एक कर लिया गया। अब तो आपको मामला समझ में आ गया कि भैया जर्मन का एकीकरण कब हुआ? 1821 में, 71 ईस्वी में। यहाँ तक आपको जर्मनी के एकीकरण वाला बात समझ में आ गया। इसी में आप लोग का थोड़ा सा स्टेप बचा रह गया, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जो आज का क्लास में पूरा नहीं हो सका। इसके लिए
बेहद अफसोस है, अगले दिन इसको हम ठीक कर लेंगे। बाकी इसका जो PDF है वो आप लोग को चला जाएगा TTC सोया पर, जो चैनल है उस पर। बात समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए।